हेलो बच्चों, तो आज आईएससी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर का सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं। ओके, तो इसके पहले वीडियो में जैसे हम लोग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सोल्यूशन करके दिखाया, तो अभी मैं तुम लोगों को सेक्शन सी का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना सेक्शन सी जो है 18 मार्क्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है कि when two thin lenses are kept in contact show that their effective focal length or equivalent focal length कैपिटल F is given by this। ओके, तो ये इक्वेशन हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो डायग्राम होगा वो अगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, ये है अपना दो लेंस। ओके, दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2। ओके, ऐसा पकड़ लेते हैं कि लेंस 1 का जो फोकल लेंथ है दैट इज f1 और लेंस 2 का जो फोकल लेंथ है दैट इज f2। ओके बच्चों, अभी ये यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां से ये जो लाइट रे है वो पहले लेंस के ऊपर आएगा। ओके, इस लेंस से ये रिफ्रैक्ट होगा थोड़ा, और ये दूसरे लेंस से ये और भी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। ओके बच्चों, तो अगर पहला जो लेंस है उसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो लाइट रे है वो अगर यहां पर आके गिरे, ओके, तो यहां पर मैं आई प्राइम पकड़ लेता हूं। ये है अपना ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। ओके बच्चों, तो अपना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये होगा फॉर लेंस 1 दिस इज u। ओके, और लेंस 1 के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो ये होगा v। ओके, या इसको v प्राइम पकड़ लेते। ओके, और लेंस 2 के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा दैट विल बी ये v। ओके, अब देखो अगर लेंस 1 के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें फॉर लेंस 1, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये है अपना फॉर्मूला, इजंट इट? तो v के जगह पर मैं v प्राइम बिठा देता हूं, तो 1 बाई वी प्राइम माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई f1 विच इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1। ओके, तो ये है अपना इक्वेशन 1 फॉर लेंस 2। दिस इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी प्राइम, मतलब ये जो लेंस 2 होगा, लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो लेंस 1 के लिए जो इमेज है वही लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो दैट विल बी वी प्राइम। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई f2। तो इसको मैं इक्वेशन 2 पकड़ लेता हूं। ओके, तो यहां पे अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो देखो क्या होगा। 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई v प्राइम माइनस 1 बाई u प्लस 1 बाई v माइनस 1 बाई v प्राइम। ओके बच्चों, तो यहां पर 1 बाई v प्राइम और 1 बाई प्लस 1 बाई v प्राइम और माइनस 1 बाई v प्राइम को हम लोग कट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ओके, तो 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 दिस इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इसको इक्वेट कर देते हैं 1 बाई कैपिटल F। कैपिटल F क्या है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई कैपिटल F इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। तो ये हो जाएगा अपना डेरिवेशन। ओके बच्चों, ये डेरिवेशन ऑलरेडी तुम लोगों को पता था, ये बुक में भी है, तो फिर भी मैंने एक बार दिखा दिया तुम लोगों को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन 7 का ही जो और वाला क्वेश्चन है दैट इज यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी एक प्रॉपर डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूं एक बार। तो बच्चों ये जो डायग्राम तुम लोग देख पा रहे हो यही डायग्राम से हम लोगों को ये डेरिवेशन प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली ये डेरिवेशन एकदम बुक में ही है। ओके,
किसी भी क्लास 11 12 के मतलब क्लास 12 के बुक में ये डेरिवेशन प्रॉपर्ली दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसको मैं फिर से नहीं बोल रहा हूं। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या कहा गया कि ड्रॉ नीट लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी and write an expression for its angular magnification in this setup। okay and यहां पर बोल दिया गया है कि derivation of this formula is not required, मतलब कोई भी derivation दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं अगर जो दूसरा वाला क्वेश्चन बोला गया कि write the expression for its angular magnification, वो अगर लिखे तो that is m, if m is the magnification तो m is equal to 1 plus d by f, जहां पे d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर। और जो डायग्राम होगा वो डायग्राम भी मैं दिखा दूंगा। तो देखो बच्चों, ये होगा अपना डायग्राम, यही डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा एक बार बता देता हूं, ये है ऑब्जेक्ट, ये है अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ओके, और इस लेंस से देखो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा है, तो ऑब्वियसली एक वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज पैदा होगा। ओके, तो यही है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर क्या कहा गया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 nanometer is incident on a pair of slits which are separated by 1.5 millimeter। okay, if the screen is kept at 6 centimeter away from the plane of the two slits, calculate fringe width, हमें fringe width calculate करना पड़ेगा, fringe width and distance of the 10th bright fringe from the center of the interference pattern। okay, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले मैं जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कहता हूं तुम लोगों को कि सबसे पहले डेटा को लिख लो अच्छे से। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है हम लोगों को, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 620 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। बोला गया है कि द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। ऑब्वियसली इसको एसआई में कन्वर्ट करना मत भूलो, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके बच्चों, और यहां पर बताया गया है कि स्क्रीन 60 सेंटीमीटर अवे रखा गया है, मतलब डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो दैट विल बी 0.6 मीटर। ओके, निकालना क्या है, फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज, मतलब x10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आ जाते हैं सबसे पहले क्या हमें निकालना है, बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब सिर्फ यहां पर वैल्यूज बिठाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो लैम्डा इज 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू कैपिटल डी इज 0.6 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी that is 1.5 into 10 to the power -3। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें जो मिलेगा दैट इज 2.48 into 10 to the power -4 मीटर। तो इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.248 दिस मच मिलीमीटर। तो बच्चों इसको तुम ऐसे मीटर में भी रख सकते हो या मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो मैंने यहां पर मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखा दिया तुम लोगों को। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आंसर में विच इज x10। तो xn का जो फॉर्मूला होता है, xn का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ओके, तो यहां पे x10 होगा तो x10 इज इक्वल टू n मतलब 10 because 10th bright fringe, तो d that is 0.6, lambda is 6.2 into 10 to the power -7 divided by small d is 1.5 into 10 to the power -3। या इसको ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि देखो d लैम्डा बाई स्मॉल d ये क्या है, बीटा है ना, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि n इंटू बीटा। ओके, तो बीटा तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है दैट इज 0.248 मिलीमीटर, तो उसको ही बिठा देते हैं यहां पर। तो x10 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.248 मिलीमीटर। तो x10 इज इक्वल टू 2.5
48 this much millimeter. Okay, तो that will be the distance from the central bright fringe. Okay, तो ये दो हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर. ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है? ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम शोइंग 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल. तो बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ लोएस्ट जो 4 एनर्जी लेवल है वही हमें शो करना पड़ेगा, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक भी कम. ओके, और किन किन सीरीज के लिए दिखाना पड़ेगा? बामर सीरीज, उसको हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस लाइन से दिखाना है, और लाइमन सीरीज जिसको डॉटेड लाइन से दिखाना है. ओके बच्चों, तो अब इसको ही मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा. ये जो ड्राइंग है यही अपना आंसर होगा. इसको n इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं. ये हो गया अपना n इज इक्वल टू 2. ये है n इज इक्वल टू 3. यहां पर n इज इक्वल टू 4. ये होगा n इज इक्वल टू 5. मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है लाइन ड्रॉ करने में. n इज इक्वल टू 6. तो ये अपना डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट हम लोगों ने यहां पर दिखा दिया. तो यहां पर बता दिया गया है कि लाइमन सीरीज को डॉटेड लाइन से दिखाना है और बामर सीरीज को कंटिन्यूअस लाइन से दिखाना है. ओके बच्चों, तो लाइमन सीरीज मतलब सारे हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 तक जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है या शिफ्ट करता है. ओके बच्चों, तो यहां पर क्या करना है? n इज इक्वल टू 2 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो. पहला लाइन हो गया. यही चीज याद रखो कि यहां पर 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल दिखाना है, तो ये पहला हो गया. ये दूसरा n इज इक्वल टू 3 से, n इज इक्वल टू 4 से तीसरा, और n इज इक्वल टू 5 से चौथा हम लोगों ने एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दिया. ओके, तो ये हो गया अपना लाइमैन सीरीज. और यहां पर बोला गया था कि लाइमैन सीरीज को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने के लिए, तो वही मैंने किया है. इसके बाद क्या है? बामर सीरीज. तो बामर सीरीज को कैसे ड्रॉ करना है? कॉन्टिन्यूअस लाइन से ड्रॉ करना है. इसको ड्रॉ करने के लिए एक और कलर चूज कर लेता हूं. तो देखो बामर सीरीज में क्या होता है? सारे हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है. ओके, तो 3 से 2 तक, 4 से 2 तक, 5 से 2 तक एंड 6 से 2 तक. ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना बामर सीरीज. तो ये अपना लाइमैन सीरीज, ये बामर सीरीज. ये जो डायग्राम है यही हमें दिखाना है. यहां पर देखो ये डायग्राम तो आई थिंक सबको याद था, लेकिन यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल यही हमें शो करना है, ना इससे थोड़ा सा भी ज्यादा या थोड़ा सा भी कम. या ऑब्वियसली एक भी बात, ये भी बात मैं कह दूं तुम लोगों को कि अगर कोई लाइमैन और बामर छोड़ के और भी कुछ लाइन ड्रॉ कर दे तो वो भी नहीं करना चाहिए. जितना यहां पर बोला गया है सिर्फ उतना ही हमें करना है. ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, यहां पर एक पैसेज दिया गया है. पहले एक ये पैसेज पढ़ लेते हैं. इंडिया बिल्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर Apsara at Trombay, Maharashtra in the year 1956. It was used mainly to generate electric power. Nuclear reactors are also used to produce radioisotopes, which are used in fields of research, medicine, agriculture, etc. Unlike thermal power station, nuclear power station don't cause atmospheric pollution. Still, there is opposition to installing them as there is an apprehension that that there may be a radiation leakage which can be harmful to the people living nearby. तो ये बोला गया है कि अपना जो अपने इंडिया का जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो अप्सरा ट्रॉम्बे में था. ओके, महाराष्ट्र के, और वो 1956 में वो इंस्टॉल किया गया था. ओके, और उसको लेकर पहले थोड़ा मतलब लोगों को थोड़ा मतलब मिसकॉन्सेप्शन था कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठाया जाएगा तो उसके लिए कुछ दिक्कत हो सकता है, वहां से हार्मफुल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो अगर लीक हो जाए तो उससे हार्म हो सकता है. लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का सिक्योरिटी वहां पर मेंटेन किया जाता है. ओके, मैं एक चीज बता देता हूँ. रिसेंटली एक सीरीज निकला है. ओके, तो उस सीरीज में ये
इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। हाँ, आई होप तुम लोग बता सकते हो, वो मतलब तुम लोग गेस कर पा रहे हो सीरीज के बारे में। तो ऑब्वियसली उसके बारे में बात नहीं करना है, आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज द फंक्शन ऑफ कैडमियम रॉड्स। ओके, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये एक प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कैडमियम रॉड इज यूज्ड एज एन absorbing material to control the रिएक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, और कैडमियम रॉड ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कैडमियम रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है। ओके, तो ये है कैडमियम रॉड का यूज। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। ओके, तो कौन सा मटेरियल को हम लोग एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं? तो इसके लिए काफी सारे एग्जांपल मैं यहां पर बता रहा हूं। एक है हैवी वाटर, पहला। सेकंड, ग्राफाइट। एंड थर्ड इज बेरिलियम ऑक्साइड। ओके, बेरिलियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं। तो इस इन तीनों में कोई भी एक तुम लिख दोगे, दैट इज एनफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Give any one balanced equation representing the nuclear fission reaction taking place in a nuclear reactor। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिशन रिएक्शन होता है, ऐसा किसी भी एक एग्जाम्पल मतलब हमें एग्जाम्पल हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पर। यूरेनियम को लेकर, यूरेनियम 92 एंड 235, तो यहां से बेरिलियम 56 141 एंड 3 न्यूट्रॉन। ओके, तो ये एक ऐसा एक रिएक्शन लिख देंगे, तो दैट विल बी इनफ। ओके बच्चों, तो ये था अपना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर का लेबल्ड सर्किट डायग्राम दिखाना पड़ेगा। एंड शो ग्राफिकली हाउ आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद टाइम इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन एन एसी वोल्टेज इज फेड इट इनटू द मेंस। ओके, तो बच्चों यहां पर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है वो दिखाना पड़ेगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज होता है, जैसे ये मैं एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को। इनपुट वोल्टेज में ये है अपना इनपुट वोल्टेज। ओके, एसी वेव फॉर्म, तो एक साइनसॉइडल वेव होगा। ओके, और आउटपुट वेव देखो, हाफ वेव में सिर्फ ये हाफ अपर हाफ होगा, इजंट इट? ये होगा, हो गया अपना आउटपुट, और ये हो गया अपना इनपुट वेव फॉर्म। ओके, और उसके साथ हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या होता है। विद द रेफरेंस ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शो हाउ अ जंक्शन डायोड कैन बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो ऑब्वियसली यहां पर जंक्शन डायोड का जो सर्किट डायग्राम है वही हमें दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ क्या कहा गया है कि ड्रॉ अ लेबल्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ जंक्शन डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के टाइम पे वी वर्सेस आई ग्राफ जैसा होता है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं एक बार, इसका जो डायग्राम होगा वो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो कैसे फॉरवर्ड बायस किया जाता है, ऑब्वियसली पी साइड में, पीएन जंक्शन डायोड का जो पी साइड होता है ये है पी साइड। ओके, तो पी साइड में हम लोग पॉजिटिव बैटरी का जो या सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट करते हैं, और एन साइड में बैटरी का नेगेटिव, मतलब एन साइड में बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। और इसके साथ अगर वी आई ग्राफ दिखा दूं तो ये थोड़ा देखने में ऐसा होगा, आई अलोंग वाई एक्सिस, वी अलोंग एक्स एक्सिस, आई हो गया मिली एमीटर में एंड वी इज इन वोल्ट। तो ये देखने में ऐसा हो। ओके, तो ये है अपना कट इन वोल्टेज,
तो बस अगर इतना ही दिखा देंगे तो ये हो गया अपना वीआई ग्राफ। ओके, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग डायोड। ओके, तो फॉरवर्ड बायस डायोड में ये ऐसे हो जाएगा अपना ग्राफ। ओके बच्चों, तो ये है अपना आंसर। तो बच्चों दैट वाज द आंसर ऑफ द सेक्शन सी। ओके, तो ये हो गया अपना सेक्शन सी। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया है। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो वीडियो है ये अच्छे से देख लो, और इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो लोग भी देख पाए। ओके बच्चों, चलो बाय देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।